तो आज अपना नया जो टॉपिक है ये है संविधान सभा या संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान निर्माण प्रक्रिया अपना टॉपिक क्या रहेगा? संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो सबसे पहले तो अपने ये जो संविधान शब्द है, संविधान की जो डेफिनेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान शब्द नाम है, ये किसने दिया? संविधान शब्द सर्वप्रथम ये दिया था सर हेनरी मैन ने। किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने। और ये थे ब्रिटिश नागरिक। कौन थे ये? ब्रिटिश नागरिक थे ये। तो प्रश्न क्या आएगा इसके बारे में आप समझो कि सर्वप्रथम संविधान शब्द नाम किसके द्वारा दिया गया? सर हेनरी मैन के द्वारा। प्रश्न आए सर हेनरी मैन का संबंध है कहां से है? ब्रिटिश नागरिक, मतलब ब्रिटेन से इनका संबंध है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि भाई जो संविधान है उनके जनक कौन है विश्व के अंदर। अभी भारत की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? विश्व के अंदर संविधान का जनक कौन है? तो संविधान का जनक है अरस्तु। संविधान का जनक ये है अरस्तु। और अरस्तु ये था पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य विचारक था ये एक। कहां से? यूनान से। कहां से? यूनान से। तो प्रश्न आए संविधान का जनक किसे कहा जाता है? और अरस्तु कौन थे? ये एक पाश्चात्य विचारक थे। पाश्चात्य विचारक का मतलब समझ गए? पश्चिमी संस्कृति से जुड़े। समझा गए? पश्चिमी संस्कृति से जुड़े एक विचारक हैं अरस्तु। और इनका संबंध है यूनान से, मतलब इनका जन्म यूनान में हुआ है। यूनान पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। कहां पड़ता है? यूरोप महाद्वीप का देश है यूनान। अब अपने बात करें कि भी इनको जनक क्यों कहा जाता है, जनक कहने के पीछे रीजन क्या है। तो संविधान का जनक इसको इसलिए कहा जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम कानूनों से संबंधित जो फैक्ट थे, जो तथ्य थे, उनको संग्रहित या एकत्रित करने का कार्य शुरू किया था किसने? अरस्तु ने। इसलिए संविधान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्योंकि संविधान में क्या होता है? संविधान की डेफिनेशन यही है कि किसी देश का एक अच्छा शासन चलाने के लिए कानूनों से संबंधित एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें कानूनों का संग्रह होता है। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। समझा गया? कि एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज जिसमें कानूनों का क्या होता है? संग्रह होता है, और उसे क्या कहते हैं? संविधान। तो कानूनों को संग्रह करने का कार्य सर्वप्रथम शुरू किसने किया था? इसलिए अरस्तु को संविधान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जो कहां से थे? यूनान से। कहां से थे? यूनान से। तो इसके संबंध में एक अच्छी बात और भी है कि अपना जो राजनीति विज्ञान जो विषय है जो अपने पढ़ रहे हैं, इनका जो जन्म है वो यूनान से ही माना जाता है। इसका प्रारंभ यूनान से ही हुआ है इस विषय का। और इस विषय का जो विकास हुआ है वो यूरोप को माना जाता है।
यूरोप का मतलब समझिए, यूरोप महाद्वीपीय जो देश है उनके अंदर इस व्यवस्था को शुरू में क्या किया गया था, अलग किया गया था। तो राजनीति विज्ञान का जो जन्म है वो कहां से माना जाता है, प्रारंभ कहां से माना जाता है, यूनान से। इनका विकास कहां से माना जाता है, यूरोप से। इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान। तो विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है ब्रिटेन का, परंतु वो संविधान अलिखित है। क्या है? तो आप ये सोचते होंगे कि भी संविधान है तो अलिखित किस प्रकार हो सकता है? तो ब्रिटिश संविधान वैसे अलिखित नहीं है, इसको अलिखित माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण यह है कि भी ब्रिटिश संविधान को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया। इसके लागू होने की कोई एक निश्चित तिथि घोषित अभी तक नहीं है। यह एक आज भी विकासशील संविधान है। जैसे अपने भारतीय संविधान की बात करें तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 अंतिम रूप दे दिया गया। समझा? उसी तरीके से अमेरिकी संविधान की बात करें तो 1789 में अमेरिका का संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था, अंतिम रूप दे दिया गया था। परंतु ब्रिटिश संविधान की आपको कोई तिथि नहीं मिलेगी कि भी ब्रिटिश संविधान इस तिथि को लागू हुआ। समझा गया? इसके लागू होने की कोई एक क्या नहीं है, निश्चित तिथि नहीं है। अभी भी ये संविधान विकासशील संविधान है, इसलिए इसे क्या माना जाता है, अलिखित संविधान माना जाता है। लिखा सब कुछ के, परंतु इसके लागू होने की एक निश्चित तिथि न होने के कारण इसे क्या माना गया, अलिखित माना गया। 6वीं शताब्दी के अंदर इसका जो निर्माण है वो शुरू हो गया था। ब्रिटिश संविधान का जो विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है, पहला संविधान है। समझे? इसके बाद में अपने बात करें कि विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, तो विश्व का सबसे प्राचीन जो लिखित संविधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अमेरिका भी अपने भारत की तरह ब्रिटेन के औपनिवेशिक हुआ करता था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था ब्रिटेन से, और उसके बाद में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद में अमेरिका ने अपना संविधान निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। और 1789 के अंदर अमेरिका ने अपना संविधान बनाकर क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। तो सबसे पहले लिखने वाला, संविधान लिखने वाला जो देश था वो कौन सा था, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका संविधान कब लागू हुआ था, 1789 89 में 1789 में इनका संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। तो ये विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है अमेरिका का। तो दोनों में अंतर समझो आप। यदि प्रश्न इस तरीके से आए विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, तो उत्तर ब्रिटेन ही होगा। विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान, उत्तर क्या होगा, ब्रिटेन होगा। केवल प्रश्न ये आए कि विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, तो उत्तर उसका क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। समझाए? तो उसका उत्तर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि विश्व का जो सबसे छोटा संविधान है वो भी अमेरिका का ही है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 7 अनुच्छेद हैं। इसके बाद में छोटे में दूसरा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें मात्र 128 अनुच्छेद हैं। तीसरा नंबर आता है कनाडा का, जिसमें मात्र 147 अनुच्छेद है। समझे? तो विश्व का सबसे छोटा किसका, अमेरिका का। कितने अनुच्छेद है? दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, कितने अनुच्छेद है, 128। तीसरा नंबर किसका है, कितने अनुच्छेद है, 147। समझे? सबसे बड़ा तो अपने भारत का ही बचा है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान या विस्तृत संविधान ये अपने भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं।
12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो और रिकॉर्ड तो पहले बन चुके, तो ये एक बाकी था। ये किसने बना लिया, किसने नाम कर लिया? अपने भारत ने नाम कर लिया। सबसे बड़ा संविधान विश्व का किसने बनाया? भारत ने। बड़े होने के पीछे भी कुछ रीजंस है। रीजन ये है कि अपने भारत में मतलब जो संविधान लिखा गया, जो कानून लिखा गया, उसमें हाँ और ना दोनों बातें मिलती है। जैसे मूल अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता दी गई है, तो स्वतंत्रता के साथ जो प्रतिबंध है उसका भी क्या किया गया? उल्लेख किया गया। समझा है? तो इस तरीके से भारतीय संविधान क्या है? सबसे बड़ा संविधान है। आगे अपने संविधान पढ़ेंगे तो उसमें अपने पढ़ेंगे में बहुत सारी बातें हैं जिनका उल्लेख 2-2, 3-3 बार हुआ है संविधान में। मतलब अलग अलग टॉपिक में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हुआ है। जैसे राज्य की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 12 में भी है, अनुच्छेद 36 में भी है। समझा है? 12 में भी है और 36 में भी है। 12 में मूल अधिकारों के संबंध में और 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बात एक ही है और अनुच्छेद 2 में लिखी गई उसी बात को। तो इस तरीके से अपना भारतीय संविधान क्या है? एक बड़ा संविधान बना। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो ये तो अपने ने विश्व के संबंध में, अपने भारत के संबंध में सामान्य डिटेल्स पढ़ी है किसकी? संविधान की। समझ आया क्या यहां तक? अब यहां के बाद अपना जो भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है, जो प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो ये सामान्य 5 बातें हैं, ये आप नोट कर लो। इसके बाद में अपने भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया की ओर अग्रसर होंगे। यहां तक लिख लिया क्या? सबने लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट लिखो आप। लिखो विश्व का लिखो विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, ब्रैकेट में लिख लेना अलिखित। हाँ, ब्रैकेट में लिख लेना अलिखित। उत्तर लिख लो इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान। हाँ, ये लिख लेना संयुक्त राज्य अमेरिका। और लिख लेना 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। ये अमेरिका तक लिख लिया क्या? विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान। उत्तर लिख लेना संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रैकेट में लिख लेना 1789 ईस्वी में लागू। 1789 1789 ईस्वी में लागू हुआ। मतलब इससे पहले विश्व के किसी भी देशों ने अपने देश का संविधान को लिखित रूप नहीं दिया। 1789 से पहले 1789 में अपने देश के संविधान को लिखित रूप देने वाला पहला देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका था। इसलिए इनको क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन माना जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि अपनी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो लगभग व्यवस्था कहां से चली आ रही है? अमेरिका से। लोकतंत्र की स्थापना करने वाला विश्व में पहला देश कौन सा था? अमेरिका ही था। और आज विश्व में लगभग देशों में क्या है? लोकतंत्रात्मक है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? अमेरिका ने की थी। नेक्स्ट लिखो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान।
तो ये आप लिख लो, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रैकेट में लिख लेना मात्र 7 अनुच्छेद है। मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद है अमेरिका के संविधान में, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। नेक्स्ट लिखो, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान। लिख लो भारत। हाँ, हमारा भारत लिख लिया क्या? ब्रैकेट में अनुच्छेद लिख लो, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची व 22 भाग, नेक्स्ट अपने पॉइंट पढ़ते हैं संविधान सभा। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा। तो संविधान सभा देखो, संविधान सभा का जो अर्थ है वो क्या है? संविधान सभा का अर्थ तो ये एक बार आप समझो, सुनो अच्छे से। क्या होता है? संविधान निर्माण के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को क्या कहा जाता है? संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा किसे कहेंगे? संविधान निर्माण के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को क्या कहेंगे? संविधान सभा। क्योंकि आगे यही चलनी है संविधान सभा। इन्हीं के द्वारा अपने भारतीय संविधान का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। तो अपने को संविधान सभा का जो अर्थ है वो मालूम होना चाहिए। क्या अर्थ होगा? कि संविधान निर्माण के लिए चुने गए प्रतिनिधियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, अपनी भारतीय संविधान सभा में टोटल कितने लोग थे? 389। कितने लोग थे? तो 389 लोगों का एक क्या हो गया? और उनके द्वारा क्या किया गया? संविधान निर्माण क्या किया गया? और उन्हीं को अपने ने क्या नाम दिया? संविधान सभा। वही अपने लिए क्या थी? एक संविधान सभा थी। समझा है क्या संविधान सभा का अर्थ? तो नोट कर लो संविधान सभा का अर्थ। लिखो, संविधान निर्माण के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं भारतीय संविधान सभा का सिद्धांत। भारतीय संविधान सभा का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया है, इसके बारे में अपने बात करते हैं।
भारतीय संविधान सभा लिख लेना भाई, संविधान, ये भारतीय संविधान सभा का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो इसके बारे में आप सुनो। 1895 ईस्वी के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक रखा था। उस विधेयक का नाम था स्वराज्य विधेयक। क्या नाम था? स्वराज्य विधेयक। और इस विधेयक के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। समझे? सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा का सिद्धांत किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 ईस्वी में। अपने कौन से विधेयक में? स्वराज्य विधेयक के अंदर। समझा है? कौन से विधेयक के अंदर? स्वराज्य विधेयक के अंदर। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग भारत में किसने किया, या संविधान का प्रयोग किसने किया? तो ये किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। सन पूछे तो 1895 ईस्वी। विधेयक पूछे तो कौन सा था? स्वराज्य विधेयक। इसमें ये सिद्धांत इन्होंने दिया था पहली बार। और दूसरा जो प्रश्न है, ये जो स्वराज्य शब्द है, इसके बारे में भी प्रश्न आता है। तो आज के समय में तो अपने को स्वराज मतलब एक बहुत छोटा सा शब्द लगता है, परंतु उस ब्रिटिश भारत के अंदर इस शब्द का बहुत बड़ा एक क्या हुआ करता था? अर्थ हुआ करता था। स्वराज्य का शब्द यहां क्या था? अपना राज्य और अपने राज्य में अपने लोगों का शासन। यह स्वराज्य शब्द का अर्थ था। क्या था? अपना राज्य और अपने राज्य में अपने लोगों का शासन। यह अर्थ था कौन से शब्द का? तो बताओ, ब्रिटिश भारत के अंदर जिस समय अंग्रेजों का शासन था, तो छोटा अर्थ था क्या उस समय इस शब्द का? अंग्रेजों के सामने ये मांग रखनी छोटी बात नहीं थी। तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग वैसे तो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 की क्रांति के समय, परंतु उन्होंने मौखिक रूप से किया। कौन से रूप से किया? लिखित रूप से सबसे पहले जो इस शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था वो बाल गंगाधर तिलक था। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मंच पर इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। समझ आ गया? तो स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, परंतु वो मौखिक रूप से। लिखित रूप से सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंच पर सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1906 में। तो ये तीनों बातें आप ध्यान में रख लेना। हिस्ट्री में आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि ये भी इतिहास ये किसका? संविधान का। वैसे आप याद रख लेना। समझाया क्या? तो भारतीय संविधान सभा का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में अपने स्वराज्य विधेयक में। तो ये आप नोट कर लो। लिखो, यह सिद्धांत सर्वप्रथम, यह सिद्धांत सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में अपने स्वराज्य विधेयक में दिया। अपने स्वराज्य विधेयक में दिया।
नेक्स्ट 1907 का सूरत अधिवेशन कौन सी पार्टी का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। तो इसमें विशेष क्या बात रही, इसके बारे में आप सुनो। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इस अधिवेशन के अंदर भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी थी उसका पहली बार विभाजन होता है। समझ आ गया? पहली बार क्या होता है? विभाजन होता है। और यह पार्टी दो भागों में बंट जाती है, एक तो गरम दल और एक नरम दल। इसे उदार भी कहते हैं और इसे उग्र भी कहते हैं। समझे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पहली बार दो भागों में विभाजित हुई थी। कौन से अधिवेशन में? 1907 की सूरत अधिवेशन में। और दो दल बन गए, कौन से? गरम दल और नरम दल। तो नरम दल का अर्थ आप समझो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, जिस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। और इस पार्टी के जो संस्थापक लोग थे उनकी विचारधारा किस प्रकार की थी? उदार या नरम विचारधारा थी उनकी। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। वो अंग्रेजों का शासन क्या मानते थे? अच्छा मानते थे अपने भारतीय लोगों के लिए। और वो हमेशा उनके प्रति क्या रहा करते थे? उदार रहा करते थे, विनम्र स्वभाव रखा करते थे। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। और इनकी एक नीति थी याचिका एवं याचना की नीति। कौन सी नीति थी? याचिका एवं याचना की नीति पर यह कार्य करते थे। तो याचिका और याचना का मतलब समझते हो क्या? याचिका का मतलब पहले तो मांग करो, और याचना का अर्थ होता है मतलब एक किसी भी अधिकार को, किसी भी बात को एक भिखारी की तरह मांगना। वो क्या होती है? याचना। मतलब झुक के विनम्रता के साथ किसी बात की मांग करना, उसे क्या कहते हैं? याचिका एवं याचना की नीति कहते हैं। मतलब प्रार्थना करना, उनके सामने झुकना हर एक बात के लिए। ठीक है? इस प्रकार की जो नीति होती है उसे क्या कहते हैं? याचिका एवं याचना की नीति। इस नीति पर कार्य कर रहा था यह दल, क्योंकि यह दल क्या था? उदारवादी विचारधारा का था। किनके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। तो इस दल के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो किस विचारधारा के थे? उग्र विचारधारा के थे, गरम दल के थे। तो उनको पता था कि यदि ऐसी नीति रखेंगे तो भारत कभी क्या नहीं होगा? स्वतंत्र नहीं होगा। और इनके साथ रहेंगे तो इनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग अपने को कार्य करना होगा। क्योंकि एक पार्टी में होंगे तो पार्टी की विचारधारा के नियमों को फॉलो करना भी क्या होता है? अनिवार्य होता है ना। तो इन्होंने निर्णय लिया कि भी अब इस पार्टी से अपने क्या होंगे? अलग होंगे। तो इस गरम दल के प्रमुख जो तीन नेता थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों उग्रवादी विचारधारा के थे, गरम दल के थे। और ये इस पार्टी से क्या हो गए? अलग हो गए। समझ आ गया? किसको स्वतंत्र करवाने के लिए? भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए। तो ये इसलिए ये अधिवेशन क्या रहा था? प्रमुख रहा था। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। कब हुआ? 1907 में। इस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। कौन से दो रूपों में? गरम दल और नरम दल। तो प्रश्न पूछा जाता है गरम दल के प्रमुख तीन नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल से याद रखना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र
पाल। और पहली बार कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ या किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में इसका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बारे में दो प्रश्न आते हैं। पहली बार विभाजन 1907 में हुआ, परंतु स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो विभाजन हुआ था वो 1969 में हुआ था। पढ़ने से ज्यादा समझकर पढ़ना क्या रखता है? मायने रखता है। प्रश्न एक ही होगा और एक शब्द से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे प्रश्न आ जाए कि प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन में 1907 दे दिया, 1969 दे दिया। समझ आ गया? तो 1907 होगा। प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ? उत्तर चेंज हो गया। शब्द क्या लगाए? एक ही लगाए, स्वतंत्रता के पश्चात, और उत्तर चेंज हो गया 1969। क्योंकि भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1950 में। 50 के बाद इस पार्टी का जो पहली बार विभाजन हुआ वो 1969 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी दो भागों में बंट गई, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस। नई के अंदर मोरारजी देसाई ये कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, ये इस पार्टी से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। और पुरानी कांग्रेस की लीडरशिप इंदिरा गांधी कर रही थी। समझा? तो 1969 में पहली बार इस पार्टी का स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ था? विभाजन हुआ। ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस। ओल्ड कांग्रेस के नेतृत्व तो इंदिरा गांधी और न्यू का मोरारजी देसाई, जो इस पार्टी से अलग हुआ। तो लिख लो, ये हेडिंग लिखी योजना सबकी, इसमें लिखो, आप लिखो, इस अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यह पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। यह पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। ये दोनों भाग लिख लो, उग्र दल या गरम दल, नरम दल या उदारवादी दल, उग्र दल या गरम दल, नरम दल या उदारवादी दल। लिख लिया? अब आप नरम दल और उदारवादी दल हैं, इसके नीचे लिख लेना इस पार्टी के संस्थापक, मतलब इस पार्टी के जो संस्थापक है उनकी विचारधारा ये थी। इसके नीचे लिखना है पार्टी के संस्थापक। नरम दल या उदार दल के नीचे लिखना है पार्टी के संस्थापक, मतलब इस पार्टी की जो स्थापना करने वाले जो लोग थे वो इस विचारधारा के थे, इससे अलग होने वाले जो लोग थे वो इस विचारधारा के थे। ठीक है? इनके नीचे लिख लेना इस पार्टी से अलग होने वाली विचारधारा, इस पार्टी से अलग होने वाली, इसमें लिख लिया क्या? इसमें यह लिखना है इस पार्टी के संस्थापकों की विचारधारा, यह लिखना है इसमें, इस पार्टी के संस्थापकों की विचारधारा तो ये थी। लिख लिया? इस पार्टी के संस्थापकों की विचारधारा। और इसके नीचे लिखना है इस पार्टी से अलग होने वालों की विचारधारा।
ग्राम दल के नीचे लिखना है, इस पार्टी से अलग होने वालों की विचारधारा। जैसे प्रश्न आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से किस विचारधारा के लोग अलग हुए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? या तो आपको उग्रवादी विचारधारा मिलेगी या वहां गर्म विचारधारा मिलेगी ऑप्शन में। समझे? तो उग्रवादी सही हो जाएगा, गर्म विचारधारा है तो वो भी क्या होगी? सही। प्रश्न आ जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों की प्रमुख विचारधारा, तो कौन किस प्रकार की थी? नरम या उदारवादी विचारधारा के लोग थे जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। और नरम और उदार का अर्थ समझते होंगे आप, मतलब विनम्रता का स्वभाव रखने वाले लोग। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। ये अंग्रेजों का शासन क्या मानते थे? अच्छा मानते थे भारतीयों के लिए। नेक्स्ट है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। उन्नीस सौ 16 का लखनऊ अधिवेशन। किसमें? वो लिख लेना, लाल बाल पाल लिखा नहीं, भूल गए, लिख लो। वो गर्म दल के प्रमुख नेता, उसमें लिख लो आप लाल बाल पाल। गर्म दल के प्रमुख नेता लिख लेना लाल बाल पाल। लिख लिया क्या? गर्म दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। हाँ, बाकी बच गए वो सभी नरम दल के थे। समझे आगे? प्रमुख लीडरशिप करने वाले इसके ये नेता थे। लिख लिए क्या? कौन कौन थे? लाल बाल पाल। और प्रश्न ज्यादातर ये पूछा जाता है कि गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे, तो एक ही ऑप्शन में इन तीनों का क्या आता है? नाम आता है। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्या था, इसकी जो प्रमुख बात है वो क्या थी? 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता कर रही थी। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था 1907 में, ये कांग्रेस पार्टी पुनः क्या हो गई थी? एक हो गई थी 1916 में। किसके प्रयासों से? एनी बेसेंट के प्रयासों से। ये प्रश्न पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पुनः एकीकरण किनके प्रयासों से हुआ, तो ये श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ। कौन से अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एक नारा देता है, कहता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा देता है कौन? बाल गंगाधर तिलक। किस अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो प्रश्न आता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में दिया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। यह नारा देने के पीछे कारण क्या था? इसके पीछे रीजन यह था कि भी बाल गंगाधर तिलक कौन सी विचारधारा का था और इस पार्टी के संस्थापक लोग कौन सी विचारधारा के थे? पुनः एक हुए थे। एक हुए तो इनके कहने का मतलब यह था कि भी आप चाहे साथ दो या न दो, परंतु ये देश और इस देश में मेरा अधिकार, अपने भारतीय लोगों को शासन करने का क्या है? अधिकार है। और ये अधिकार मैं अंग्रेजों से लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो आप साथ दो या न दो, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है भी अपना लोगों का अपना शासन इसे प्राप्त करना।
और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो अपने लोगों का शासन कब मिलेगा? जब भारत क्या होगा? स्वतंत्र होगा। तो यहां से भारत की स्वतंत्रता की नींव है वो क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। भारत के लिए जो स्वतंत्रता के लिए चलाए गए जो आंदोलन है वो यहां से क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है 1916 के बाद। समझा है? 1916 के बाद क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो इसमें आप लिख लो प्रमुख बातें। लिखो, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से, श्रीमती एनी बेसेंट के न है ये, एनी बेसेंट के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का इस अधिवेशन में पुनः एकीकरण हो गया। पुनः एकीकरण हो गया किसके प्रयासों से? तो पुनः का अर्थ समझते होंगे दोबारा, मतलब 1907 से पहले ये एक ही थे, साथ में इनका क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो ये दोबारा एक कब हुए? 1916 में, इसलिए पुनः एकीकरण लिखा जाता है। ठीक है, दोबारा एक कब हुए? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक का नारा लिख लो जो इस अधिवेशन में दिया गया। बाल गंगाधर तिलक का नारा, लिखो, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आप स्वराज्य शब्द का अर्थ तो जानते होंगे सभी लोग। अपना राज्य और अपने राज्य में अपने लोगों का जो शासन होता है उसके लिए स्वराज्य शब्द का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। क्या टाइम हो गया? तो एक बार और आप ध्यान से सुनो। क्लास है वो अपने टाइम से शुरू नहीं हो रही है,